गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स। देखिए बच्चों, हमने बिजनेस स्टडी क्लास 12th आरबीएससी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने जो है अब तक इस चैप्टर नंबर 2 के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हों तो आप उनको ज़रूर से देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जो भी मैटर तैयार किया जा रहा है आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है प्रबंध के सहायक कार्य। हमने प्रबंध के मुख्य कार्यों की बात कर ली थी, आज हम प्रबंध के सहायक कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए ज़रा, प्रबंध के प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करने हेतु जो कार्य किए जाते हैं उन्हें सहायक कार्य कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रबंध के कार्यों को पूरा करने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए अलग से और कार्य किए जाते हैं सहायता के लिए, उन्हें हम सहायक कार्य कहते हैं। सहायक कार्य संगठन, प्रबंधक, संसाधन के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यानी जो सहायक कार्य होते हैं हर संगठन में प्रबंधकों के हिसाब से संसाधन के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं और एक प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले प्रमुख सहायक कार्य इस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखिए ज़रा कौन कौन से सहायक कार्य होते हैं। सबसे पहला अपन लेते हैं यहाँ पर निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है तथा अनिश्चय की स्थिति को निश्चय की स्थिति में बदल दिया जाता है। तो यह है बच्चों प्रबंध के प्रमुख कार्य में सहायक कार्यों में निर्णयन वाला। निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसमें किसी भी कार्य को करने या न करने तथा समस्या के समाधान के लिए हमारे पास दो या उससे ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं, उनमें से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है इसके अंतर्गत। और यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं इसके बाद में अगले कार्य पर। और अगला कार्य हमारे पास है, इसी का टॉपिक है निर्णयन की विशेषताएं। निर्णयन की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें कई कदम सम्मिलित है। निर्णयन जो होती है एक प्रोसेस होती है बच्चों, और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। यह एक खोज एवं चयन की प्रक्रिया है। जो डिसीजन मेकिंग है ये रिसर्च करने की और उनमें से विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चयन करने की प्रक्रिया है। निर्णयन एक बौद्धिक एवं विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। यानी जो निर्णयन का कार्य होता है वो बुद्धि से किया जाता है, विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है। मानवीय और सामाजिक क्रिया है, यानी कि समाज का जो मानव है, मनुष्य है, उसी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। इसके बाद में बात करें हम, इसमें मानवीय विवेक, ज्ञान और निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। यानी निर्णयन का जो कार्य होता है बच्चों वो मानवीय विवेक यानी मनुष्य के अपने स्वयं के विवेक से ज्ञान और निर्णय की आवश्यकता के आधार पर यह कार्य करता है। यह किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसी भी निश्चित उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह कार्य किया जाता है। निर्णयन अनिश्चय की स्थिति को निश्चयात्मक स्थिति में बदल देता है। यानी जो निर्णयन का कार्य होता है ना बच्चों, वो एक अनिश्चय की स्थिति हो रही हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, तो उस स्थिति को वो निश्चय वाली स्थिति में बदल देता है कि वास्तव में हमें किस प्रकार से लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। इसके बाद में हम देखते हैं निर्णयन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें सबसे पहले हम समस्या की व्याख्या करते हैं। यानी कि एक प्रबंध के सामने जो भी समस्याएं उपलब्ध है बच्चों, उन समस्याओं का हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी व्याख्या करने का काम करते हैं। समस्या का विश्लेषण किया जाता है। समस्या का विश्लेषण करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि समस्या का जो स्तर है वो कैसा है। वैकल्पिक समाधानों का विकास किया जाता है। यानी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास कितने प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं, उनका हम क्या करते हैं बच्चों, विकास करते हैं। विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं।
कि कौन सा विकल्प हमारे लिए किस स्थिति के लिए किस उद्देश्य के लिए पर्याप्त रहेगा, उचित रहेगा, उस प्रकार से विकल्पों का मूल्यांकन होता है और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। निर्णय को क्रियान्वित करना, यानी जो हमने निर्णय ले लिया है उसको लागू करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने का कार्य निर्णयन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। निर्णय का अनुगमन तथा प्रतिपुष्टि करना, यानी जो हमने निर्णय किया है, निर्णय की जो प्रक्रिया अपनाई है उसका एक तो फॉलोअप करना, यानी कि वो लागू हो रही कि नहीं हो रही ये चेक करना, और उसका फीडबैक अपने को देना। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, यानी जो निर्णय की प्रक्रिया आपने अपनाई थी, यानी जो निर्णय अपने लिया था वो किस प्रकार से लागू हुआ, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्या उसके अंदर हम जो है और उसके अंदर सुधार की प्रक्रिया अपना सकते हैं। निर्णय की प्रक्रिया के बाद हम बात करते हैं अगले कार्य की नियुक्तिकरण। नियुक्ति करना, स्टाफिंग। नियुक्ति करने के कार्य में उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है बच्चों जो कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित होते हैं। इस कार्य के अंतर्गत प्रबंधक का यह कार्य होता है कि वह प्रत्येक कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव करे तथा उसके उचित स्थान पर नियुक्ति करे। तो ये कार्य जो होता है बच्चों नियुक्तिकरण का, कि इसमें क्या करते हैं हम, उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है। यानी एक संस्था के अंतर्गत, एक संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, तो नियुक्ति से संबंधित जो कार्य होता है वो इसी के अंतर्गत किया जाता है। इस कार्य के अंतर्गत प्रबंधक का ये कार्य होता है कि वह प्रत्येक कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव करे, यानी जो भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए अगर योग्य है उसको उसी कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, उसका चुनाव किया जाए, उसकी उचित स्थान पर नियुक्ति होनी चाहिए। इस कार्य में कर्मचारियों को चुनाव करना, प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, पदोन्नति करना, उनका प्रमोशन करना, उनको सेवानिवृत्ति देना, उनका मूल्यांकन करना, पारिश्रमिक देना आदि कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कार्य होता है ना बच्चों, ये मानव संसाधन से संबंधित होता है। यानी कि जो भी मानव संसाधन एक संस्था के अंदर काम करते हैं, जो भी प्रबंधक है, कर्मचारी गण हैं, उन सब की नियुक्ति से संबंधित जो कार्य होता है बच्चों वो नियुक्तिकरण के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें नव प्रवर्तन या नवाचार। तो नव प्रवर्तन, इनोवेटिंग, नव प्रवर्तन वर्तमान युग की मांग है। नव प्रवर्तन को प्रबंध का एक आवश्यक कार्य माना जाता है। कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं कि नियोजन कार्य में नव प्रवर्तन का कार्य शामिल है और नियोजन कार्य के साथ ही नव प्रवर्तन कार्य होता है। नव प्रवर्तन का आशय केवल तकनीकी नव प्रवर्तन से ही नहीं है, बल्कि इसमें संस्था के उद्देश्यों की भली प्रकार प्राप्ति की दिशा में किसी भी प्रकार के नव प्रवर्तन को शामिल किया जाता है। मतलब नए नए विचार, नए नए आइडियाज़, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। नियोजन करते समय भी ये देखा जाता है कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कि नई से सर्वश्रेष्ठ से विधि कौन सी अपन अपना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी किस प्रकार की यूज की जा सकती है, ताकि नियोजन का जो कार्य है वो अच्छी तरह से हो पाए। तो नव प्रवर्तन का जो कार्य होता है बच्चों वो प्रबंध का एक सहायक कार्य होता है। इसके बाद में हम बात करें संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण अथवा संदेश वाहन एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है। जो संप्रेषण का कार्य होता है बच्चों या संदेश वाहन का जो कार्य होता है एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों, उनके विचारों, तथ्यों, अर्थों, मनोवृत्तियों, आपत्तियों, सम्मतियों यानी सहमतियां जो होती है आदि का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में एक छोर की यह प्रक्रिया तब पूरी हुई मानी जाती है जबकि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को ठीक उसी अर्थ एवं भावना के साथ समझ लेता है जिस अर्थ एवं भावना के साथ संदेशदाता संदेश देता है। यदि इसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो संदेश वाहन प्रक्रिया अधूरी रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है बच्चों जब तक कि उन अवरोधों को दूर करके आपसी समझ एवं सम्मति उत्पन्न नहीं कर ली जाती है। यानी संदेश वाहन की जो प्रक्रिया है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध आ जाता है, मान लीजिए जो संदेश भेजा है प्राप्तकर्ता ने उस संदेश को उसी भावना से, उसी अर्थ से समझा है या नहीं समझा है, अगर ऐसी कोई बात होती है, अगर नहीं समझ पाता है तो कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो संदेश वाहन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों वो अधूरी रहती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उन अवरोधों को दूर करके आपसी समझ एवं सम्मति उत्पन्न नहीं कर ली जाती है। तो यह था बच्चों संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व करने को भी
प्रबंधकों का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। वर्तमान युग में प्रत्येक संस्था वातावरण की प्रणाली है जो वातावरण की अनेक संस्थाओं या मंचों जैसे सरकारी समितियां तथा विभाग, व्यापार संघ, मर्चेंट चैम्बर, श्रम संघ, उपभोक्ता संघ आदि से प्रभावित होती है। अतः इनसे निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए इन मंचों की सभाओं एवं समितियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य हो जाता है। यानी ये जो भी संघ बने हुए होते हैं, समितियां होती है, इन संघ के अंतर्गत जो है प्रबंधकों के द्वारा इसके अंदर प्रतिनिधित्व करने का काम किया जाता है। विभिन्न मंचों पर संस्था का प्रतिनिधित्व करना प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। ये जो विभिन्न जो संघ होते हैं, उपभोक्ता संघ हो, व्यापार संघ हो, इनमें प्रबंध की तरफ से, मतलब जो संस्था होती है उस संस्था की तरफ से व्यक्तियों को भेजा जाता है। संस्था की भी जो वहाँ पर बात रखने की होती है, यानी संस्था की तरफ से भी कोई व्यक्ति वहाँ पर होना चाहिए, तो वो संस्था के द्वारा वहाँ पर प्रबंधकों को भेजा जाता है। इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करने की बात आती है। तो ये था बच्चों हमारा प्रबंध के सहायक कार्य, और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका चौथा वीडियो है। और चौथे वीडियो में हम जो है मैटर इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर का बचा हुआ जो मैटर होगा बच्चों, वो अगले वीडियो के अंदर हम प्रस्तुत करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आप लाइक करें। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।